चलो ठीक है, हम लोग अब कन्वर्ट करते हैं। देखो 1 न्यूटन को हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं कि कितना डाइन होगा। ठीक है, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आपके एकेडमिक्स में आएगा तो आपको ये चीज याद रखना है कि जो यूनिट सिस्टम हम लोग फिजिक्स में लेके चलते हैं या केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में, वो इंटरनेशनल सिस्टम होता है। ठीक है, एसआई सिस्टम बोलते हैं उसको एसआई, लेकिन पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अब देखो 1 न्यूटन या यहाँ पे कुछ भी न्यूटन लगा दो, 10 न्यूटन 20 50 न्यूटन कुछ भी लगा दो, तो कुछ न्यूटन यहाँ पे रहेगा। कुछ न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, तो यहाँ जो कुछ लिखा रहेगा वो बदल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 1 बदल जाएगा 10⁵ में। तो हमको सर्च करना है कि कैसे पता कि यहाँ पे 10⁵ आएगा। तो इसको चेक करो, ये कौन सी यूनिट है? ये है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में जो न्यूटन है उसका मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कैसे याद रहेगा? न्यूटन किसका फॉर्मूला है? फोर्स का, सॉरी किसका यूनिट है? फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m/a, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड। सेम काम सीजीएस में करेंगे। डाइन जो है वो सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। टोटल देखो 4 तरह के सिस्टम अभी तक हम लोग के बुक में दिए गए आज तक। एक दिया गया एमकेएस सिस्टम, एक दिया गया सीजीएस सिस्टम, एक दिया गया एफपीएस सिस्टम। और ये सिस्टम अलग अलग देशों में लागू होते हैं, अलग अलग देशों में लागू होते हैं। लेकिन जल्दी ही साइंटिस्ट लोगों को ये रियलाइज हुआ कि एक समय ऐसा आने वाला है जब यहाँ का बना हुआ प्रोडक्ट इंडिया में यूज होगा, इंडिया का बना हुआ प्रोडक्ट लंदन में यूज होगा, लंदन में कुछ बनेगा तो फ्रांस में यूज होगा। इसलिए एक ऐसा यूनिट बनाते हैं कॉमन टाइप का, क्योंकि फिर ऐसा भी रियलाइज हुआ कि यार वहाँ के प्रोफेसर जाके वहाँ पढ़ाएंगे, वहाँ के टीचर स्टूडेंट्स वहाँ जाके पढ़ने जाएंगे, तो ये दिक्कतें ना आएँ। इसलिए एक कॉमन सा यूनिट बनाया गया, ऐसा यूनिट बनाया गया। तो वो सारे कंट्री को फॉलो करने के लिए, तो उसमें जो जिसका मन करे फॉलो करे, इसका मन फॉलो ना करे। ठीक है, कुछ किताबें होती हैं, जैसे हमारे एरोस्पेस डिपार्टमेंट में कुछ किताबें आज भी सीजीएस में लिखी गई हैं। मतलब उसमें फुट पाउंड सेकेंड चलता है, मतलब ये वाला एफपीएस में लिखा गया है फुट पाउंड सेकेंड, मतलब मीटर को सेंटीमीटर को फुट में दिखाया जाता है। ये जो के है किलोग्राम, ग्राम पाउंड में दिखाया जाता है। हाँ, टाइम के लिए सबको सेकंड यूज करते हैं। यहाँ पे किसी का दादागिरी नहीं चला कि नहीं टाइम सब वही सेकंड में कर देते हैं। इसको भी कर दिए होते मिली सेकंड में या किसी और चीज़ में कर दिए होते, लेकिन नहीं हो पाया। अगर बक्का बता रहे हैं, अगर भारत अड़ जाता ना इस चीज़ पर कि भारत को अपना वाला सिस्टम बनाना है, तो इसको पल 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 कर देते हैं सब, क्योंकि होता है ना पल, 2 पल में ये हो जाएगा, 2 पल में वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलो आगे देखते हैं। डाइन का यूनिट, अगर डाइन में तुम फोर्स करोगे तो फॉर्मूला तो m/a ही होगा, ये तो चेंज होगा नहीं। तो मास का यूनिट क्या होता है? जी। मास का यूनिट जी होता है, जी मतलब ग्राम होता है। ए का यूनिट मीटर का मतलब सेंटीमीटर, सेकंड का मतलब सेकंड ही होता है। ठीक है, अब देखो हम चाहते हैं कि अगर हम केजी को कन्वर्ट कर दें ग्राम में और मीटर को कन्वर्ट कर दें सेंटीमीटर में, तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसका मतलब हम केजी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? केजी मतलब देखो हम लिख रहे हैं 1 न्यूटन इज नथिंग बट 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में केजी अलोन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं 1000 ग्राम, और यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं 100 सेंटीमीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये जो 1000 है और ये जो 100 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁵। ग्राम को, सीएम को और एस को कलेक्ट कर लो, तो ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट है बेटा? सीजीएस का यूनिट है, इसको डाइन बोलते हैं। तो ये हो गया 10⁵ डाइन। तो ये एक सिंपल तरीका हुआ चीज को वो करने का। अब हम लोग इसको करते हैं एक नियम के हिसाब से, डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से। उसमें एक ट्रिक लगानी पड़ती है। देखो हमको सिर्फ ये पता करना है कि ये नंबर कितना होगा। ये नंबर यहाँ पे 10⁵ आया, सिर्फ यही हमारा मेन टारगेट है। तो उस नंबर के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। नंबर जो नंबर 2 है यहाँ पे, ठीक है, ये नंबर 1 है। यहाँ पे कुछ दिया गया नंबर रहेगा, यहाँ पे कोई अननोन नंबर रहेगा जो हमको पता करना है। तो जो पता करना है उसको यहाँ लिख रहे हैं, मतलब ये नंबर जो पता करना है। n2 = n1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, आपको जितने भी डायमेंशनल फार्मूला पता हैं आप उन सब को लिख डालिए। m, l और क्या क्या होता है? t और k, ए क्या होता है? एम्पियर। और हाँ, और तो ये जो चीजें यहाँ पे होती हैं, थीटा भी डाल दो। तो ये सब आप यहाँ पे डालते चले जाइए एक लाइन से। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो
ठीक है, तो n1 डालो, मान लो यहाँ पे तुम डाल रहे हो m, हम यहाँ पे सिर्फ 3 यूज करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा 3 में खत्म हो जाएगा। मास के लिए यूज करेंगे m, लेंथ के लिए यूज करेंगे l और टाइम के लिए t। अब देखो ये n1 है तो यहाँ पे 1 1 1 कर दो, यहाँ पे 2 है तो 2 में भी लिखेंगे तो उसको नीचे ले आएंगे, तो नीचे लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, m2 l2 t2 कर दो, ठीक है। पावर नहीं पता, a b c डाल दो, p q r डाल दो, कुछ भी डाल दो। नेक्स्ट स्टेप में ध्यान रखो, हम लोग ये चीज फोर्स के लिए समझने जा रहे हैं, तो फोर्स का अलग से एक बार चेक कर लो। फोर्स का यूनिट क्या होता है, कहाँ गया बेटा, हाँ, फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m l t - 2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो यहाँ पे m के पावर में क्या आ रहा है 1, l के पावर में क्या आ रहा है 1, तो अगर यहाँ से वहाँ कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई 1, c की वैल्यू क्या हो गई -2। ये वैल्यू उठा के कहाँ डाल दो, वहाँ डाल दो, डाल के देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर इसको एज इट इज लिख दो, तो एक्चुअली ये कुछ नहीं था, ये 1 था, क्योंकि 1 न्यूटन को कन्वर्ट किया जा रहा है। 1 न्यूटन को कन्वर्ट करके जानना चाहते हैं कितना डाइन आएगा, ठीक है। बस नंबर से यहाँ पे सर डाल दो, तो यहाँ पे तुम डालो kg डिवाइड बाई ग्राम होल पावर 1। अब यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर पावर b, b मतलब 1, सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर -2, ठीक। अब इसको तुम लिखो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम डिवाइड बाई 100 ग्राम, सॉरी बस ग्राम। यहाँ पे तुम लिखो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर, 1 डालो, ये तो 1 ही हो गया। अब इसके बाद ये तुम देखो ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये कट जाएगा, n2 की वैल्यू कितनी आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो 10⁵ n2 का वैल्यू आ गया। ऐसे प्रूव करना होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन प्रूव कैसे करेंगे। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग कि प्रोजेक्टाइल का पाथ समझते हैं, कि प्रोजेक्टाइल का पाथ जो पैराबोलिक होता है वो कैसे जानोगे कि जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोलिक होता है। इसके लिए थोड़ा सा जानना पड़ेगा पैराबोला क्या होता है बेटा। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है, तो इसमें x की वैल्यू अगर आप 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 डालेंगे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू 2 नहीं 4, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 4 डालेंगे तो y की वैल्यू 16। इस चीज़ को अगर हम प्लॉट करेंगे तो पता है कैसा दिखेगा, अगर इक्वल इक्वल प्लॉट करो तो 1 2 3 4 5 6 ये डालने वाली वैल्यूज़ हैं, इसको डोमेन कहते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रेंज वाली वैल्यूज़ हैं। अब तुम देखो 0 0 यहाँ पे है, 1 1 यहाँ पे है, तो अब 2 4 चेक करो तो 2 तो यहाँ पे है लेकिन 4 कहाँ पे है, 4 यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है। अब तुम 3 9 चेक करो तो 3 तो यहाँ पे है लेकिन 9 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 यहाँ पे है कहीं यहाँ पे। अब जब तुम इसको जोड़ोगे देखो ये ऐसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, तो ये जो आपको कर्व दिख रहा है ये कर्व स्क्वायर के वेरिएशन से आया है, तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल कंडीशन पैराबोला। जब स्क्वायर में कंडीशन लगी हो तो उसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। अब ये पैराबोला है तो ये इस साइड भी होगा ऐसा, मतलब यहाँ पे गलत दिख रहा है समझ जाइए, ये ऐसा इस साइड भी होगा, तो ये हो गया पैराबोला। देखो जो पैराबोला कर्व होता है यही सेम कर्व दिखता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो करते हैं तो वो ऐसे गिरता है, तो ये पैराबोला होता है। अब देखो यहाँ पर ये y पॉजिटिव है इसीलिए ये पैराबोला पॉजिटिव y को कवर कर रहा है, ठीक है बेटा। अगर ये y नेगेटिव होता तो पैराबोला नीचे हो जाता, अगर ये नेगेटिव y होता तो। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा होता x² = y, सॉरी x = y², तो ये पैराबोला x को कवर करता। अगर ये -x होता तो ये पैराबोला -s को कवर करता, ठीक। नहीं यहाँ पर स्क्वायर करके माइनस में ऐसा नहीं ला रहे हैं, ये माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है, ये स्क्वायर होगा लेकिन माइनस यहाँ पहले से लगा रहेगा। आपका कहना सही है कि अगर स्क्वायर करें तो माइनस तो आ नहीं सकता, तो हम उसमें माइनस नहीं ला रहे, ये माइनस यहाँ पहले से लगा तो उसको मिस साइड लिख दिए हैं। अब देखो उस इक्वेशन में पैराबोला जो है उसका मुंह नीचे की तरफ है, तो वो कहीं ना कहीं इस वाले y को कवर करने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव y को, और इसका सीधा मतलब है कि उसमें x में स्क्वायर होगा तभी तो वो y को कवर करने की कोशिश कर रहा है।
तो इसका मतलब हमको एक ऐसा इक्वेशन प्रूव करना है जिसमें y का पावर 1 हो और x का पावर 2 हो। ठीक है, यहाँ पर जो आपको बताइए बेसिक पैराबोला है, बहुत आसान सा पैराबोला है। अगर मान लीजिए यहाँ पे x ऐड हो जाएगा तो पैराबोला का शेप थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन अभी भी ये पैराबोला ही रहेगा, क्योंकि जब भी ग्राफ ड्रॉ होता है तो अपने मैक्सिमम पावर की वजह से वो पहचाना जाता है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो ये पैराबोला दिखाएगा। ये नहीं कि यहाँ 1 है तो ये 1 है सर स्ट्रेट लाइन, नहीं नहीं नहीं, मैक्सिमम पावर के हिसाब से ड्रॉ करते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें y = x³ + x² + x, तो इसमें जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो पैराबोला नहीं होगा, वो क्यूबिक होगा। ठीक है, वो क्यूबिक होगा। अब क्यूबिक के लिए हम बताए थे वो कैसे ड्रॉ होता है एक दिन क्लास में, वो ऐसे ड्रॉ होता है क्यूबिक वाले। ठीक है, चलो ये सब छोड़ो, हम लोग को इसमें प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए आपको दो चीज़ का आना जरूरी है, पैराबोला का बेसिक आइडिया जो यहाँ पे बता दिए, दूसरी बात फिजिक्स का राइट कॉन्सेप्ट। फिजिक्स का राइट कॉन्सेप्ट समझने का मतलब है जिस बच्चे को प्रोजेक्टाइल का आइडिया है वो कर लेगा। ठीक, अब समझते हैं इसमें प्रोजेक्टाइल कैसे लगेगा। देखो बेटा, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट, ये हम पहले ले चुके हैं, जो बच्चे नया देख रहे हैं यूट्यूब पे या लाइव क्लास में वो प्रोजेक्टाइल वाला वीडियो देख लेंगे, लेक्चर को शुरू से देखना है। u है, थीटा है, ये कंपोनेंट कितना होगा u cos थीटा, तुम बोलो तुम्हारा वाला क्लास आ गया ये तो, और ये कंपोनेंट कितना होगा u sin थीटा। अब देखो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। इस डायरेक्शन में u cos थीटा वेलोसिटी लाइफ में कभी चेंज नहीं होती है। u sin थीटा ऊपर जाके चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पर 0 हो जाएगा। u sin थीटा ऊपर जाते 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 0 हो जाएगा, फिर वहां से वो वापस आएगा। बस एक ही चीज इसमें ध्यान रखना होता है, सिर्फ एक चीज, जब भी आपको किसी भी कर्व का इक्वेशन फाइंड करना होता है, जैसे यहाँ पे ये फिलहाल तो पाथ है लेकिन मैथ में ये कर्व है, फिलहाल रियल लाइफ में तो ये पाथ है लेकिन मैथ के हिसाब से ये कर्व है। तो जब भी किसी कर्व का इक्वेशन फाइंड करना होता है तो जो डिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी होती है उसको x से या y से दिखाया जाता है, उसको s d h से नहीं दिखाया जाता। बात आप समझ गए? सिर्फ जो डिस्टेंस वाली प्रॉपर्टीज होती हैं मैथ में उसको x से y से दिखाओ। इसका मतलब जो रेंज था वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उसको x से दिखाएंगे। जो ऊपर का हाइट था वो वर्टिकल डिस्टेंस है, उसको y से दिखाएंगे। मान लो कि किसी टाइम पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो वो x दूरी ट्रेवल कर चुका है और y हाइट ट्रेवल कर चुका है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम ये पता करें कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचा है तो उसके लिए इक्वेशन कौन सा वैलिड रहेगा। तो ये u cos थीटा से आगे बढ़ा है तो तुमको ये इक्वेशन पता है, s = ut लग जाएगा, सिंपल। इसमें एक्सेलरेशन का पार्ट तो है नहीं, x = ut लगा दो इसमें, s का मतलब x ut u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी। बेटा इसमें t क्या है, t वो टाइम है जिसमें पार्टिकल यहाँ से सिर्फ यहाँ पहुँचा है। अगर आप चाहें तो आप इसको वो टाइम भी मान सकते हैं जिसमें पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्टिकल वाले पर देखते हैं। वर्टिकल वाले पर ये y हाइट ऊपर गया है तो y = फॉर्मूला क्या होता है, ut - ½ gt²। आपको क्या करना है, यहाँ पर इस u को समझना है। क्या हमारा ऑब्जेक्ट u से ऊपर गया है? नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट u sin थीटा से ऊपर गया है। तो y = u sin थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से इसको नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा x/u cos थीटा। तो यहाँ पे डाल दो बेटा x/u cos थीटा माइनस ये हाफ है, हाफ को लिख दो, g की वैल्यू g लिख दो, यहाँ जो t है इसकी वैल्यू फिर से डाल दो x/u cos थीटा, x/u cos थीटा, यहाँ पे डाल देना स्क्वायर। अब क्या करो, इस इक्वेशन को चेक करो, u और u कट जाएगा तो y की वैल्यू sin/cos क्या होता है, और यहाँ पे x लगा हुआ है तो x tan थीटा लिख दिए, माइनस यहाँ पे है इसलिए लिख रहे हैं। ये हाफ g है, इसमें कोई चेंज कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। ये जो u है सॉरी cos है उसका स्क्वायर करोगे क्या, स्क्वायर है उसका स्क्वायर सेक हो जाएगा, सॉरी cos का स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा, उसको उल्टा कर दो सेक स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऊपर कर दो। और ये x का स्क्वायर हो जाएगा, u का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब g/2u² इंटू ये x सेक स्क्वायर थीटा। ये पूरा इक्वेशन जो आपको दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गए क्योंकि x का भी तो स्क्वायर होगा। अब देखो ये जो पूरा इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन में ये क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। क्यों कांस्टेंट होती है,
जब एक बार आप ऑब्जेक्ट को फेंक दिए तो जितना वेलोसिटी से फेंके वो आपको पता है, कितने एंगल में फेंके वो भी आपको पता है, वो कांस्टेंट हो गई है। आपको क्या नहीं पता, डिस्टेंस वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो इन कांस्टेंट को अगर आप कांस्टेंट मान लें तो अब आप देखिए यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो ये क्या हो गया, पैराबोलिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, जो भी हम समझा रहे थे कि यहाँ पे पावर 2 रहेगा, मतलब कोई, हाँ यहाँ पावर 2 है, यहाँ y पावर, समझ आ गया। अब आप लोग अभी बैठे बैठे इसको 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, सोचिए और दोबारा अपने से ट्राई कीजिए अभी यहाँ पर।